बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 सितंबर है और दिन है जुमे का। अगले 10-12 रोज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसकी रीज़न यह है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने जो अनाउंस किया है कि वो अगली समात से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करेंगी और उस दरख्वास्त में कुछ हक़ाइक़ वो मंज़र आम पर लाना चाहती हैं। और सब नज़रें अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हैं, मरीम नवाज़ साहिबा पर हैं कि वो कौन सी वो दरख्वास्त दायर करती हैं और उस दरख्वास्त में ऐसा क्या होता है, क्या कुछ होता है, उसके साथ क्या कुछ होता है कि जो वो अदालत के सामने रखना चाहती है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगली समात से कबल ये बात भी वाज़ेह हो जाएगी कि उनकी तरफ से वकील कौन पेश होगा। अमजद परवेज़ साहब दोबारा आ जाएंगे या कोई नया वकील आता है और केस किस तरह आगे बढ़ता है, इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। इस हवाले से दो अहम इंटरव्यूज़ हैं एतजाज़ अहसन साहब के, उन पर बात करते हैं। एतजाज़ अहसन साहब ने क्या कहा है। एक इंटरव्यू एतजाज़ अहसन साहब ने दिया है पब्लिक टीवी पे 7 बजे प्रोग्राम करते हैं एहतशाम साहब और सोनिया सती साहिबा, उसमें एतजाज़ अहसन साहब ने गुफ्तगू की। दूसरी उन्होंने गुफ्तगू की GNN पर जो प्रोग्राम करते हैं काजी सईद साहब, आरिफ मीर भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब, उसके ऊपर उसमें उस प्रोग्राम में भी उन्होंने गुफ्तगू की। और ज़ाहिर है सबसे पहला शक तो उसी तरफ जाता है जो एतजाज़ अहसन साहब ने भी बात की कि मरीम नवाज़ साहिबा ने 2 साल कबल ये बात कही थी कि उन्होंने जब अरशद मलिक साहब की कुछ वीडियोज़ और ऑडियोज़ चलाई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास और भी वीडियोज़ हैं। फिर एक और मौके पे उन्होंने एक अदालत में पेशी के मौके पर कहा था कि हाजिर सर्विस जजेस की मेरे पास और भी वीडियोज़ हैं। अब पहला शक तो ये जाता है कि अब जब वो कोई दरख्वास्त दायर करेंगी तो उसके साथ कोई नई वीडियोज़ हो सकती हैं कि ये वो वीडियो है कि अरशद मलिक साहब की कोई और वीडियो हो सकती है। उस वीडियो में क्या हो सकता है? उस वीडियो में हो सकता है कि वो कुछ और शख्सियात जो हाजिर सर्विस शख्सियात हैं मुख्तलिफ इदारों की, उनके बात हो सकती है, उनके नाम हो सकते हैं, कुछ और जजेस के नाम हो सकते हैं, मैंने फलां जज से रब्ता किया, ये चीज़ हो सकती है। दूसरा जो हो सकता है वो कोई डॉक्यूमेंट कोई पेश कर सकती हैं, कोई ऑडियो पेश कर सकती हैं, कोई डॉक्यूमेंट कोई दस्तावेजी सबूत पेश कर सकती हैं जिसके दस्तावेजी सबूत के तो बहरहाल चांसेस कम है, उसमें मैं आता हूँ। लेकिन यहाँ पर एतजाज़ अहसन साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कही है कि जब 2 साल पहले मरीम नवाज़ साहिबा ने ये वीडियो सामने रखी थी मीडिया के सामने तो फोरम मीडिया नहीं था, बल्कि मरीम नवाज़ साहिबा को ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ जाकर पेश करनी चाहिए थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहाँ पर उनके वालिद का केस पेंडिंग था। और एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि अगर वो वीडियोज़ एडिटेड नहीं है, अगर वो वीडियोज़ ओरिजिनल हैं, अगर उसको काट छांट करके अपनी मर्जी से तैयार नहीं किया गया तो ये शरीफ खानदान का सबसे जो है वो ताकतवर हथियार हो सकता था, सबसे ताकतवर एविडेंस और सबूत हो सकता था जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ के केस जो है वो दोबारा रीट्रायल के लिए एहतसाब अदालत जा सकते थे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपको याद होगा कि जब मलिक कयूम साहब, जस्टिस मलिक कयूम साहब और शहबाज शरीफ साहब और सैफुर रहमान साहब की ऑडियो सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि बेनज़ीर को और आसिफ अली जरदारी को इतनी सजा देनी है, मियाँ साहब बड़े नाराज़ हैं, मियाँ साहब कह रहे हैं कि, और फिर मलिक कयूम साहब कह रहे हैं ठीक है मैं कर दूंगा, इतना कर दूंगा, इतना नहीं हो सकता इतना कर दूंगा। तो उस वक्त ये ऑडियोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की थी एतजाज़ अहसन साहब ने और पीपल्स पार्टी के वकला ने। उस वक्त ये हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी उन्होंने वो मामला रीट्रायल दोबारा भेज दिया था नीचे अदालत में, यानी उस वक्त ये हुआ था कि दोबारा सुनने के लिए भेज दिया था और वो जो फैसला था उसको कलअदम कर दिया था। तो अब मसला ये है कि फोरम जो है वो है हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट लेके जाते लेकिन हाई कोर्ट नहीं लेकर गए, वहां पर ये लेकर जाते वहां पे साबित कर देते तो इनको फायदा हो जाता। अब एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो अरशद मलिक साहब वाला मामला है उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एवन फील्ड केस की समाअत हो रही है जिसमें नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, कैप्टन सदर साहब को सजाएं हुई हैं, जबकि ये केस सुना है जज मोहम्मद बशीर साहब ने। वो जो केस था जिसमें अरशद मलिक साहब की ऑडियोज और वीडियोज सामने आई वो केस सुना था जज अरशद मलिक साहब ने। जब उस केस की बारी आएगी उसके ऊपर ये कर सकते हैं, लेकिन उस केस में तो ये हुआ है कि उस पर तो नवाज शरीफ इश्तिहारी और मफरूर हो चुके हैं और उनके केसेस जो हैं वो दाखिले दफ्तर हो चुके हैं। जब वो वापस आएंगे तो तब वो इस केस को आगे चला सकते हैं। इसका एक सियासी पहलू भी है। इसका सियासी पहलू ये है कि अगर मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो एप्लीकेशन के जरिए इदारों पर इल्जामात लगाती हैं तो एक मरतबा फिर इदारों के और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात में शिद्दत आएगी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो बहुत बड़ा एहसान करती हैं इमरान खान के ऊपर कि जब कोई ऐसे चांसेस पैदा होते हैं या लगता है या चलो एक परसेप्शन बनती है कि थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान जो वो एक पेश की बात होती है उसमें थोड़ा सा अब दूरी कह लें या वो एक जो आइडियल एक कोऑर्डिनेशन है, सोच है, वो नहीं रही। तो उस दौरान मरीम नवाज साहिबा को एक आध काम ऐसा करती हैं कि फिर इदारों को ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये जमात पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ है, ये किसके एजेंडे पे काम कर रही है, ये किसकी जबान बोल रही है। अभी आप देखें
मरियम नवाज साहब ने अफगानिस्तान के अंदर नाम लिए बगैर एतराज़ किया, तनकीद की उस बात पे कि जो DGI जनरल फैज़ हमीद साहब गए, उस पर मरियम नवाज साहब ने क्या कहा, हमें अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। यही बात भारतीय मीडिया कह रहा है, यही बात पाकिस्तान के मुखालफिन कह रहे हैं। तो इसलिए मरियम नवाज साहबा ऐसे बयानात देती हैं, ऐसी बात करती हैं, जाहिर है जो बात फिर पाकिस्तान के इदारे के खिलाफ जाती है। अभी नवाज शरीफ की आखिरी तकरीर सुन लें, जिसमें नवाज शरीफ ने कहा कि ये वतन तुम्हारा है, हमें खामखा इसमें, और उसमें उन्होंने कहा चंद लाख लोग, यानी पूरे फौज के इदारे की बात की, चंद शख्सियात की बात नहीं की। पहले वो चंद शख्सियात के नाम लेते थे, पूरी फौज की बात की। तो इसलिए ये वो चीज़ अगर वो लेके जाती हैं तो इसके लिए वो क्राइटेरिया भी सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला, ऑडियो रिकॉर्ड करने वाला, उसको पेश करना होगा, रिकॉर्डिंग किस डिवाइस में हुई, उसके बाद कहाँ रही, कहाँ एडिट हुई, ये सारी चीज़ें, वो बड़ा पूरा क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उस क्राइटेरिया को इनको मीट करना पड़ेगा। और वो अगर ये कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। और इस केस में तो बिल्कुल उसका फायदा नहीं है। और अगर ये इल्जामात इदारों पे लगाती हैं तो इदारों और इनके दरमियान मजीद तलखी होगी। और यह भी कहा जाता है कि मरियम नवाज साहबा असल में शहबाज शरीफ साहब का खेल खराब करना चाहती हैं कि शहबाज शरीफ के लिए अगर कोई चांसेस बन भी सकते हैं, किसी भी हद तक उनको स्पेस मिल सकती है, वज़ीर आज़म बनने की नहीं, किसी भी हद तक, तो उनके लिए चाहती हैं कि इतनी तलखी बढ़ जाए कि वो जो कहते हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, कि शहबाज शरीफ के लिए भी मामला जो है वो आगे बेहतर ना हो सकें। फिर इसमें एक और मामला है, एतजाज़ हसन साहब कहते हैं कि गो के नए दस्तावेजात जो इस तरह से अपील में पेश नहीं किया जा सकते लोग, लेकिन वो कहते हैं इनको मौका दिया जाए, ये नए दस्तावेजात लाना चाहते हैं वो भी इनसे लिए जाएं जो इन्होंने ट्रायल में पेश नहीं किए थे। नए दस्तावेजात देते हैं, लेकिन उसमें एतजाज़ हसन साहब का ये ख्याल है कि शरीफ खानदान जितने भी दस्तावेजात पेश करे उसकी फोरेंसिक जरूर की जाए, क्योंकि क्लैबरी फ़ॉन्ट वाला मामला सबके सामने है। और क्लैबरी फ़ॉन्ट जो है उसके मामले पे वो ये भी कहते हैं कि अदालत ने इनके साथ रियायत बरती, वरना उसके ऊपर सख्त सजा होनी चाहिए थी। और वो कहते हैं कि जो चीज़ें भी ये पेश करेंगे, उस जितनी ज़्यादा चीज़ें पेश करेंगे उतनी ज़्यादा इनसे जरा होगी। फिर एतजाज़ साहब ये भी कहते हैं कि ये सिस्टम के लाडले बच्चे हैं, बिगड़े हुए बच्चे हैं। वो ये कहते हैं कि जस्टिस मलिक कयूम की ऑडियो सामने आई, मलिक कयूम को फारिग कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, लेकिन शरीफ खानदान को कुछ नहीं कहा गया। अब भी एतजाज़ हसन साहब का ये ख्याल है, उनकी ये राय है कि मरियम नवाज का केस रोजाना की बुनियाद पर चलना चाहिए। और जब मरियम नवाज ने कहा था कि मुझे 1 महीने का टाइम दिया जाए, तो अदालत को उसको 3 दिन का टाइम देना चाहिए था, 23 सितंबर तक का टाइम नहीं देना चाहिए था। ये एतजाज़ हसन साहब की राय है। लेकिन मैं बड़ा एहतराम करता हूँ एतजाज़ हसन साहब का, उनके सामने बात करना या उनकी कही हुई बात को भी कोई उससे इख्तलाफ करना आसान नहीं है। लेकिन मेरी अगर ज़ाती तौर पे, क्योंकि मैं उस केस को कवर कर रहा हूँ, मेरा ये ख्याल है कि ये दुरुस्त फैसला था जस्टिस आमिर फारूक साहब और मोहसिन अख्तर कैनी साहब का, क्योंकि अभी तक एक लम्हे में भी ये नहीं लगा कि ये जजेस 22 हैं, ये कोई जहन बनाकर बैठे हुए नहीं। तो इसलिए उन्होंने अगर 1 माह का वक्त मांगे, उनको वो नहीं दिया गया, 23 सितंबर का टाइम दिया गया, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। और जजेस ने कोई ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि वो खिलाफ हैं। इन्होंने कई मौक़ों पे बहुत से ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए आमिर फारूक साहब पर, मोहसिन अख्तर कैनी साहब पर, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कोई रद्द अमल दिया हो या वो लगा कि 22 वो बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े धीमे अंदाज में और बड़े ज़बरदस्त एक उसमें माहौल में बैठ के और केस सुनते हैं एक एक चीज़। और इससे बड़ी इन जजेस की गैर जानिबदारी का सबूत और क्या हो सकता है कि आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उनको अदालती मामले में मुकर्रर किया गया और उनकी राय जो आई उसी के मुताबिक ही तकरीबन अदालत ने फैसला किया। तो ये अच्छी बात है कि अदालत ओपन माइंड के साथ ये केस सुन रही है। तो इसलिए 23 सितंबर तक के दिन अहम है। देखते हैं कि मरियम नवाज साहबा कब जो है वो चीज़ें सामने लाती हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि नवाज शरीफ की वापसी का मामला, जो उस पर बात खैर अलग करेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी सारे बयानात और भी आ गए हैं, वो भी ज़रा मैं देख लूँ, क्योंकि मैं शाहद अब्बासी साहब को पता चला कि उन्होंने भी उसके ऊपर रद्दअमल दिया, वो मैं नहीं देख सका। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो एतजाज़ हसन साहब ने की, वो ये कहते हैं कि शरीफ खानदान अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का इंतजार कर रहा है कि काजी फ़ाइज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे तब हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस जाए, तो एतजाज़ हसन साहब का ख्याल है कि कोई फ़ायदा नहीं है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के इंतजार करने का इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है इनके केसेस अब इतने कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, इनके पास दिफा कोई नहीं है, केस ये लटका नहीं सकते, ये केस को मजीद जो है वो इल्तवा का शिकार नहीं कर सकते। तो इतना आसान नहीं होगा काजी फ़ाइज़ साहब के दौर तक इसको पेंडिंग करें, और अगर कर भी दें तब भी एतजाज़ हसन साहब ये समझते हैं कि शरीफ ख़ानदान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब किस बुनियाद पर वो कह रहे हैं ये कभी उनसे बात करेंगे तो एतजाज़ हसन साहब को मौक़िफ़ जानेंगे कि वो क्यों ये समझते हैं कि इंतज़ार का फ़ायदा नहीं होगा। और साथ ही एतजाज़ हसन साहब कहते हैं कि ये तो कहा जाता है कि दरख्तों की आबियारी करना, शरीफ खानदान जंगल की आबियारी करता है, और उन्होंने कहा कि ये दुनिया का वाहिद खानदान होगा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को मुख्तलिफ ओहदों पे लगाया, और ये जजेस को ये मैसेज देते हैं कि भाई हमारा साथ दोगे, रिटायर होगे, तुम्हें ओहदों से नवाजेंगे। और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के तो बेशुमार जजेस को नवाजा,
सुप्रीम कोर्ट के 5 रिटायर्ड जजेस को मुख्तलिफ जगह पे लगाया, किसी को सदर पाकिस्तान, किसी को गवर्नर, किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को सेनेटर। तो कहते हैं कि ये वो वाहिद खानदान है दुनिया का जिसने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है उसके 5 जजेस को इस तरह से नवाजा, और हाई कोर्ट के बेशुमार जजेस हैं। और वो कहते हैं यही वजह है कि अदलिया हमेशा शरीफ खानदान पे मेहरबान रही है। जो सलूक जो है वो शरीफ खानदान के साथ किया जाता है वो किसी और जमात के साथ नहीं किया जाता। और वो उसकी उन्होंने मिसाल भी दी कि हमजा शहबाज के अफरान गिरफ्तारी जारी होते हैं, नैब की टीम छापा मारती है, गिरफ्तार करने जाती है, वो तहखाने में छुप जाते हैं और लाहौर कोर्ट से जाके बगैर पेश हुए, हालांकि पेश होना पड़ता है मुलजिम को, बगैर पेश हुए उनको लाहौर कोर्ट ने जमानत दे दी। तो वो ये कहते हैं कि शरीफ खानदान को बहुत ज़्यादा रियायत अदालतों की जानिब से दी जाती है। बहरहाल ये ज़्यादा साहब की राय थी। देखते हैं अगले 10-12 दिनों में कौन सा बमशेल जो है वो मरियम नवाज साहिबा सामने लाती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब काम नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।